जिन रोगियों को brain मूक स्ट्रोक या research, ऑक्सीजन की कमी का सामना test करना पड़ा, tubes, जिससे उनके मस्तिष्क brain को नुकसान scans, पहुंचा, वे things for दीर्घकालिक scientists संज्ञानात्मक and lab प्रभावों के coats लिए to अति worry about. संवेदनशील होते Brain हैं। can help us all साइलेंट स्ट्रोक understand मस्तिष्क के important सफेद things to you पदार्थ को and me, प्रभावित करते हैं, something जिससे like संचार में बाधा आती है। neuroinflammation, better, यह निरंतर and ध्यान में even एक make it चुनौती less की ओर scary. जाता है। Research impacts इस all of प्रकार us. डॉक्टर आपको सलाह Learn देते about how हैं कि you ठीक can होने के बाद इन participate in संकेतों और लक्षणों की तलाश में रहें और समय पर प्रबंधन और उपचार के लिए तुरंत पहुंचें। तो आज इस खास दिन के मौके पर मिलते हैं नागपुर के 7 स्टार हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रतीक उत्तरवार से और जानते हैं मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। सर, ब्रेन काफी जटिलताओं से भरा है, काफी जटिल बीमारियां ब्रेन से संबंध में रहती है। ज्यादातर कौन कौन सी समस्याओं को लेकर पेशेंट आप तक आते हैं? सबसे पहले धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स मेनली पैरालिसिस, मिर्गी, माइग्रेन, सिर दर्द और हाथ पैर में कंपन, शरीर में या चलने में या बात करने में लड़खड़ाहट, इन सब समस्याओं के साथ पेशेंट आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास। सर, माइग्रेन के बारे में कहा जाए तो काफी अनसुलझी ये बीमारी है। कई पेशेंट है माइग्रेन के जिनको हमेशा सर दर्द रहता है। क्या होता है ये माइग्रेन, और खास माइग्रेन होता किस वजह से है? माइग्रेन ये सबसे आम तौर पे पाया जाने वाला हेडेक है। माइग्रेन में जो मेनली सिम्टम्स होते हैं उसमें एक तरफ सिर दर्द होता है, सिर दर्द बहुत ही तेज होता है और वो ज़्यादातर पेशेंट में 4 घंटे से ज़्यादा देर तक रहता है। साथ ही साथ में पेशेंट्स में साथ में अलग सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उल्टी आना, जी मचकाना, थकावट, चक्कर, दिखाई ना देना कुछ समय के लिए, ये सब समस्या ही होते हैं। उनके अटैक्स आते रहते हैं बार बार, बट काफ़ी पेशेंट जो है उनको ये माइग्रेन की जानकारी होती नहीं है और वो बर्दाश्त करते रहते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि किसे दिखाना चाहिए और कौन इनके एक्सपर्ट है। सर, आंखों का बहुत बड़ा संबंध है ये ब्रेन से। क्या रोल होता है सरदर्द या माइग्रेन को लेकर आंखों का? एज सच माइग्रेन के पेशेंट्स सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उनको लगता है कि ये आंखों की कमजोरी के कारण उनको सिर दर्द हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। माइग्रेन और आईज का कोई रिलेशन नहीं है। माइग्रेन में जबकि थोड़ा बहुत धुंधलापन दिखाई देना वो सब हो सकता है, बट कोई सच रिलेशन नहीं है। और माइग्रेन के पेशेंट्स ने डायरेक्टली न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसका कोई आंखों की कमजोरी से कोई रिलेशन नहीं। अब आते हैं हम सर पैरालिसिस पे। पैरालिसिस अक्सर देखा जाता है कि एक स्ट्रोक से आता है, एक अचानक पैरालिसिस मार देता है, पूरी बॉडी नाकाम हो जाती है। क्या होता है ये पैरालिसिस, और पैरालिसिस होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पैरालिसिस यानी स्ट्रोक ये मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इन्फार्क्ट, जिसमें बेसिकली ब्रेन को जो खून पहुंचाने वाली नसें रहती है उसमें ब्लॉकेज होता है और ब्रेन के एक हिस्से को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हेमरेज यानी ब्लीडिंग। ब्रेन में कोई नस फट जाती है, उसके कारण ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये दोनों जो स्ट्रोक के टाइप्स हैं, इसमें से जो फर्स्ट टाइप है जो ब्लॉकेज वाला वो बहुत कॉमन है। 80% ऑफ पेशेंट्स में इन्फार्क्ट रहता है यानी ब्लॉकेज वाला टाइप रहता है। तो मेन जो कारण रहते हैं स्ट्रोक के यानी रिस्क फैक्टर्स हम जिसे बोलते हैं वो है हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, ओल्ड एज, साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, और जो लाइफस्टाइल है आराम से रहना, नो एक्सरसाइज और अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब मेनली रिस्क फैक्टर्स होते हैं पैरालिसिस के। सर, पैरालिसिस होने के बाद शरीर में शिथिलता आ जाती है। क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए एक पैरालिटिक पेशेंट? सबसे पहले जो ओल्ड एज है, जैसे मोर देन 50 ईयर्स 60 ईयर्स जो पॉपुलेशन है, उन्होंने अपना रेगुलरली ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करनी चाहिए एनुअली। और जो शुगर और बीपी से ऑलरेडी अफेक्टेड है, जो दवाइयों पे है, उन्होंने बराबर से मेडिसिन लेनी चाहिए और शुगर और बीपी कंट्रोल में रहना चाहिए। दूसरा कि एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर 5 डेज इन अ वीक, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, ये सब लाइफस्टाइल मेजर्स फॉलो करने चाहिए। सर, और भी ब्रेन से या मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारे रोग हैं। प्रमुखता से किन रोगों के ऊपर खास ध्यान दिया जाना चाहिए? ब्रेन के इसके अलावा माइग्रेन और पैरालिसिस के अलावा मिर्गी के पेशेंट्स काफ़ी होते हैं। मिर्गी के पेशेंट्स काफ़ी टाइम
बाद दवाई लेना छोड़ देते हैं, फिर उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, वो डॉक्टर के पास रेगुलरली फॉलो नहीं करते। तो मेरा उन पेशेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपनी मेडिसिन टाइम पे ले और अपने विजिट्स रेगुलरली रखें डॉक्टर के पास में। अगर वो ना दिखा पाए तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन है या कोई भी मीडियम से, लेकिन दवाई ना बंद करें। सर, मिर्गी का दौरा आना एक आम सा देखा जाता है, क्या वजह हो सकती है ये मिर्गी? क्या ये जन्मजात होता है या एक समय के साथ किसी को मिर्गी हो सकता है? एपिलेप्सी हम कहते हैं इंग्लिश में। तो मिर्गी के बहुत सारे कारण हैं, कुछ जन्मजात रहते हैं, कुछ जेनेटिक रहते हैं, और कुछ कोई भी टाइप की अगर ब्रेन इंजरी अगर होती है तो उसके कारण भी फिट आते हैं। तो ब्रेन इंजरी में जैसे एक तो एक्सीडेंट है, कोई इन्फेक्शन हो गया हो ब्रेन में, या कोई मेडिसिन के कारण ब्रेन में चोट हुई हो, या इलेक्ट्रोलाइट शरीर में कम ज़्यादा हो, जैसे सोडियम कम हो गया तो, या शुगर बॉडी में कम हो गया। तो मिर्गी के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सिर्फ 10% ही जन्मजात या जेनेटिक होते हैं, बाकी सब तो कुछ ना कुछ ब्रेन इंजरी के कारण होते हैं। सर, अगर हम ब्रेन इंजरी की बात करें तो अक्सर देखा जाता है रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, पब्लिक मूक दर्शक बन के देखती है। क्या एक प्राइमरी स्टेप होना चाहिए अगर एक्सीडेंट में ब्रेन इंजरी हो जाती है? सबसे पहले तो ऐसा है कि उनको पोजीशन देनी चाहिए, नेक स्टेबल रहनी चाहिए, एक फ्लैट स्ट्रेचर पे या बेड पे उनको लेके लिफ्ट करना चाहिए, और जल्दी से जल्द कोई पास के हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। देन ऐसे पेशेंट में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। देखना है कि उनकी प्यूपिल्स कैसी है, रेस्पिरेशन, सांस ले पा रहे हैं या नहीं, फर्स्ट एड, CPR ये सब शुरू कर देना चाहिए। सर, हमने कोरोना का ये दौर देखा, फर्स्ट वेव हो गई, सेकेंड वेव भी हो गई। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में म्यूकोरमाइकोसिस ये खास तौर पे देखा जा रहा है। कहा जाता है कि म्यूकोरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन ये नाक से होते हुए आँख तक और आँख से ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद ये कितना घातक हो सकता है और इसे किस स्टेज में रोका जाना चाहिए? अगर म्यूकोरमाइकोसिस आई से ब्रेन में पहुंच जाता है तो ये बहुत ही सीवियर स्टेज होती है, क्योंकि ब्रेन का एक बार डैमेज हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो ब्रेन में ये दो तरीके से अफेक्ट कर सकता है। एक तो ये जो ब्रेन को से जो खून पहुंचाती है उनको ब्लॉकेज कर देता है, ताकि उसके बाद में फिर ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। दूसरा, ये ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है। तो ये दोनों कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, और एक बार अगर ब्रेन तक म्यूकोरमाइकोसिस पहुंच जाए तो फिर पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है, यानी आगे की रिकवरी है, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। साथ ही साथ अगर म्यूकोरमाइकोसिस ब्रेन में पहुंच जाता है तो आपने सुना होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस में एम्फोटेरिसिन दिया जाता है। तो एम्फोटेरिसिन का डोज वो डबल हो जाता है। अगर एम्फोटेरिसिन डबल हो जाता है तो कॉस्ट भी बढ़ता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस अगर कोई ब्रेन को अफेक्ट करता है तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। एक तो पेशेंट का रिकवरी भी और साथ में एक्सपेंसेस भी, यानी खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। जो देशवासी आपको आज देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या उनको एक संदेश आप देना चाहेंगे ब्रेन डे के उपलक्ष्य में कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, ब्रेन से रिलेटेड रोगों से वो कैसे बचे जा सकते? स्टे हेल्दी, कीप योर ब्रेन हेल्दी, फॉलो हेल्दी मेजर्स, regulate your blood pressure and sugar levels, and keep exercising. सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, ब्रेन से रिलेटेड अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस प्रकार आपसे मिल सकते हैं? मैं सेवस्टा हॉस्पिटल में उपलब्ध हूँ। 11 से 7 बजे तक मेरा डेली OPD रहती है। आप कभी भी आ सकते हो अपॉइंटमेंट।